गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचएम गुजरात के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था स्टाफ नर्स के लिए, वो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इस पेपर को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में 40+ क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन। टोटल 100 MCQs हैं यहाँ पर। तो जो भी क्वेश्चन है अभी एट प्रेजेंट में जो एमपी व्यापम का पेपर हुआ था उसमें इस पेपर से एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक क्वेश्चन है जो आपका एनएचएम बिहार जो यूपी एनएचएम के थ्रू सीएचओ का पेपर होना है उसके लिए, और सभी एग्जाम्स के लिए जो भी जितने बेसिक एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के उन सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, JSY स्टैंड फॉर जननी सुरक्षा योजना। अभी प्रेजेंट में ही एग्जाम में आया था। तो लॉन्च कब हुई थी? 2005 में। तो जननी सुरक्षा योजना है जो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा है, JSY स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म है जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट इज फर्स्ट सेंसस इज इन इंडिया वॉज डन इन। तो इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ था? इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ये देखिए। तो इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट करवाया गया था? ऑप्शन में 1861, 1871, 1881 और 1891। तो भारत में जो पहला फर्स्ट कंप्लीटेड सेंसस रहा था वो हुआ था 1881 में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो हमने एलिमेंट पढ़े हैं उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है इम्यूनाइजेशन सर्विस, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो एलिमेंट नहीं है ये पूछा है यहाँ पर। तो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, MCH केयर, हेल्थ एजुकेशन जो भी वाटर सैनिटेशन को वाटर और सैनिटेशन के लिए किया जाता है, सभी इसके पार्ट है, एलिमेंट्स है। बट जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है वो प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट्स आर द डायग्नोस्टिक साइन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो जो कॉप्लिक स्पॉट्स हैं किस डिसीज के डायग्नोस्टिक साइन हैं? ऑप्शन में रूबेला, वूफिंग कफ, मीजल्स और मम्स। वूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है? पर्ट्यूसिस। और 100 डेज कफ, 100 दिन की खांसी। तो कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं? मिलते हैं मीजल्स और रूबियोला। किसमें? मीजल्स और रूबियोला में। नेक्स्ट इज इन एपिडेमियोलॉजी इंडेक्स रिफर्स टू। तो एपिडेमियोलॉजी से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एपिडेमियोलॉजी में जो इंडेक्स है इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज, इंक्यूबेशन पीरियड, अफेक्टेड होस्ट और कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट का मतलब है कि जो डिसीज को कॉज कर रहा है, डिसीज होने का कारण बन रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जब पॉजिटिव एजेंट बॉडी में एंटर करे, देन एंटर होने के बाद जो फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होंगे, शो होंगे, वो टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। अफेक्टेड होस्ट का मतलब है यहाँ पर जो पर्सन, जो इंडिविजुअल उस डिसीज को या जो कॉज उसके लिए वो डिसीज हुई है। तो इंडेक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज, डिसीज का पहला केस क्या कहलाता है? इंडेक्स केस और इंडेक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसका डायमेंशन इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन में फिजिकल वेलबींग, ऑक्यूपेशनल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, हेल्थ इज अ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इसके डायमेंशन है, बट जो ऑक्यूपेशनल वेलबींग है इसका पार्ट नहीं है। So here is the right answer is B. Next is which one of the following is the ideal contraceptive for a patient with heart disease। यदि किसी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, तो उसके लिए आइडियल और बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव क्या रहेगी? ऑप्शन में IUCD, डेपोप्रोवेरा, डायफ्राम और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनमें बैरियर मेथड है जो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। जितनी भी हार्मोनल मेथड होती हैं वो अवॉइड की जाती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट रहती हैं जो हार्ट के पेशेंट होते हैं।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? बेस्ट और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव रहेगी हार्ट के पेशेंट के लिए। नेक्स्ट इज Which among the following is not included in the policy framework of National Population Policy 2000? NPP जो पॉलिसी है उसके तहत क्या है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन में है इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अब 14 ईयर ऑफ एज, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रिड्यूसिंग टोटल फर्टिलिटी रेट एंड अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। तो जो इसका पार्ट नहीं है एनपीपी 2000 का, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का जो पार्ट नहीं है वो क्या है? तो इसका जो टारगेट रखा था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट को भी कम करना है, तभी पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी। एजुकेशन प्रोवाइड कराना है 14 ईयर्स तक के एज ग्रुप के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। बट जो 2045 तक जो गोल रखा गया है इसमें क्या था? स्टेबल पॉपुलेशन, मतलब कि एक 2045 तक जो पॉपुलेशन है स्टेबल उस वे में रहे। बट इसका जो सही पॉइंट है वो था अचीव अ जीरो ग्रोथ रेट बाय 2045। तो जो ग्रोथ रेट है उसको क्या करना है? जीरो करना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पर ये नहीं है कि स्टेबल पॉपुलेशन अचीव करना है 2045 तक, यहाँ पर ये है कि जीरो ग्रोथ रेट हमें अचीव करनी है 2045 तक। नेक्स्ट इज द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इज। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि क्रोनिक और एक्यूट माल न्यूट्रिशन को दो अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड करके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर पूछा है कि बेस्ट पैरामीटर क्या होगा क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को, लॉन्ग टर्म से किसी को माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ऑप्शन है वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज या फिर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को लेके पूछा है तो वो होगा हाइट फॉर एज, जिसके लिए लाइनर ग्रोथ फेलियर भी कहा जाता है। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का जो बेस्ट असेसमेंट है, पैरामीटर ऑफ असेसमेंट है वो क्या है? हाइट फॉर एज, जिसको लाइनर ग्रोथ फेलियर भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा? इनएबिलिटी टू अटेन पोटेंशियल हाइट फॉर एज, जितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग हाइट का ना बढ़ना, एक होगा क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। यदि आपसे बेसिक माल न्यूट्रिशन का पैरामीटर पूछा जाता है तो आप मार्क कर सकते हैं वेट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग वेट ना बढ़ना। बट क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में बेस्ट असेसमेंट होगा हाइट फॉर एज, इसको क्या कहा जाता है? लाइनर ग्रोथ फेलियर। नेक्स्ट इज यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए, 1946 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इज द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ विच 3 टायर सिस्टम। कम्युनिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज है उसमें 3 कौन से सिस्टम है जो इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। विलेज लेवल पर होगी ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट्स ऑफ विच मॉस्किटो। तो डेंगू फीवर है किस मॉस्किटो के काटने के कारण होता है? तो डेंगू होता है जो एडीज एगिप्टी मॉस्किटो के काटने के कारण, फीमेल एनाफ्लीज के कारण क्या होगा? मलेरिया। नेक्स्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। भारत में अंधे होने का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन है ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, विटामिन ए डेफिशिएंसी या फिर कैटरेक्ट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अंधापन किसके कारण होता है? कैटरेक्ट के कारण। नेक्स्ट इज स्टैनिंग टेक्निक यूज्ड टू डायग्नोस ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज। कौन सी स्टैनिंग टेक्निक यूज़ की जाती है टीबी को डायग्नोस करने के लिए? ऑप्शन है ग्राम स्टैनिंग, जेम्स स्टैनिंग, जील नेल्सन स्टैनिंग या फिर पीएएस। तो जो स्टैनिंग यूज़ की जाती है ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए वो क्या है? जील नेल्सन स्टैन। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ आरसीएच सेकेंड फेज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो आरसीएच प्रोग्राम के जो कंपोनेंट थे 3 बेसिक कंपोनेंट थे, तो इसमें जो कंपोनेंट नहीं है वो क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन में इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, फैमिली प्लानिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। तो जो आरसीएच प्रोग्राम है लॉन्च कब हुआ था? 1997 में फर्स्ट फेज आई थी, देन इसकी सेकंड फेज 2005 में आई थी।
तो RCH जो प्रोग्राम है इसके तहत RCH सेकंड में और फर्स्ट में अलग अलग चीज़ें इंक्लूड रही हैं। तो RCH सेकंड में जो इंक्लूड चीज़ें थी वो थी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम। फैमिली प्लानिंग है जो RCH सेकेंड फेज थी उसका पार्ट नहीं था, फर्स्ट फेज का था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? सी, फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट इज नीति आयोग इज प्लानिंग अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर। नीति आयोग है जो किसका नया फ्रेमवर्क है? तो नीति आयोग लॉन्च कब हुआ था? ये भी आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो ये लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015। तो इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग को। तो ये किसके कारण किया गया था? तो इसका एक पार्ट ये था कि 5 ईयर प्लान है, ये बंद हो गई थी नीति आयोग के बाद। फाइनेंस कमीशन और बजट इन सभी के लिए। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नीति आयोग लॉन्च कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज MR वैक्सीनेशन कैंपेन इज फॉर विच एज ग्रुप। यहाँ पर मीजल्स और रूबेला वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है किस एज ग्रुप के लिए लाया गया था? ऑप्शन में 9 मंथ, बिटवीन 16 to 18 मंथ, बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर, बिटवीन 6 मंथ to 18 मंथ। तो MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, इसमें जो एज ग्रुप है बेनिफिशियर्स एज ग्रुप वो थे 9 मंथ और लेस देन 15 ईयर। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, कि 9 महीने के बिटवीन 9 मंथ की एज के बच्चे और लेस देन 15 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए थे MR वैक्सीनेशन कैंपेन में। और MR वैक्सीन कब दी जाती है? तो दी जाती है 9 मंथ में। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड चीप सैनिटरी पैड स्कीम अस्मिता योजना फॉर रूरल वुमेन। तो जो रूरल वुमेन है उनके लिए किस स्टेट ने अस्मिता योजना जो पैड स्कीम है इसको लॉन्च किया था, सैनिटरी पैड स्कीम? तो ये लॉन्च किया था महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो SDG पढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो गोल हैं किस ईयर तक हमें अचीव करने हैं? ऑप्शन में है 2020, 2025, 2030 या फिर 2050। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग हमें जो टारगेट अचीव करना है ये करना है 2030 तक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी का क्या परिणाम नहीं है? ऑप्शन में है द स्प्रेड ऑफ HIV/AIDS, पुअर मैटरनल हेल्थ, लोअर लिटरेसी रेट फॉर वुमेन और ग्रेटर इनसिक्योरिटी फॉर मैन। तो जो परिणाम नहीं है जेंडर इनइक्वालिटी का वो होगा ग्रेटर इनसिक्योरिटी फॉर मैन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। A client has arrived at recovery room from surgery. Which of the following is priority assessment? तो एक क्लाइंट सर्जरी से रिकवरी रूम में आया है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन में असेस द क्लाइंट नीड फॉर ऑक्सीजन, चेक द गे रिफ्लेक्स, असेस वाइटल साइन या फिर असेस एयरवे फॉर पेटेंसी। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, यदि किसी भी ऑप्शन में एयरवे पेटेंसी रहता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगी। देन आफ्टर आप कुछ और चेक करेंगे। आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज आर स्टरलाइज्ड बाय केमिकल मेथड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी केमिकल मेथड से स्टरलाइज किए जा सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है एंडोस्कोप, गॉज, सीजर्स या फिर केबल्स। तो केबल्स को केमिकल मेथड से स्टरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर इंडिकेट्स टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट फ्रॉम। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो उसका पैरामीटर होता है वो कितने फ़ारेनहीट तक हो सकता है? तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर यदि सेल्सियस में पूछा जाता है तो वो होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहीट में पूछा जाए तो वो होगा 94 से 108 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 94 से कितना हो सकता है? 108 तक। नेक्स्ट इज विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो जो भी वेजाइनल और सर्वाइकल एग्जामिनेशन होते हैं उनमें कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो होती है लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट इज द बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज। तो UTI के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है वो क्या है?
ट्राइमेथोप्रिम और सल्फोमेथोक्सोल, जिसको वैक्ट्रिम नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ आई मेडिकेशन द नर्स शुड। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, एमपी व्यापम का जो पेपर कंडक्ट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 26 कि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन यदि आंखों में करवाना है तो नर्स को किस तरीके से मेडिसिन इंस्टिल करनी होगी। नेक्स्ट इज पेलर, कूलनेस एट द स्किन एंड एडिमा एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ एन आईवी कॉम्प्लिकेशन। तो इंट्रावीनस कॉम्प्लिकेशन है एक यहाँ पर, तो उसके साइन है पेलर, कूलनेस और एट द स्किन एंड एडिमा, जहाँ पर भी आईवी कैनुला लगाया हुआ है वहाँ पर जिस साइट पर स्किन में एडिमा है, कूलनेस है और पैलर है, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा। ऑप्शन में टिश्यू नेक्रोसिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन या फिर इन्फेक्शन। तो जो यहाँ पर सिम्टम के जो साइन बताए हुए हैं सभी किसके हैं, ये आपको बताना है। तो ये सभी साइन है यहाँ पर किसके, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंटामिनेटिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के लिए यदि कंटामिनेटेड से एनवायरमेंटल कंटामिनेटिंग से प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे। ऑप्शन है अवॉइड फैनिंग सॉइल लिनन, स्ट्रिप ऑल लिनन्स एट द सेम टाइम, फिनिश बोथ साइड एट द सेम टाइम या फिर एम्ब्रेस सॉइल लिनन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवॉइड फैनिंग सॉइल लिनन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse prepare intramuscular injection that irritating to subcutaneous tissue. When of the following is the best action in order to prevent tracking of the medication? तो IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है जिसके कारण सबक्यूटेनियस टिश्यू में इरिटेशन भी हो सकता है, तो बेस्ट एक्शन आपका क्या होगा ताकि इरिटेशन ना हो। ऑप्शन में यूज स्मॉल गॉज निडल, अप्लाई आइस ऑन इंजेक्शन साइट, एडमिनिस्टर एट 45 एंगल एंड यूज जेट्रेक टेक्निक। जितने भी IM इंजेक्शन इरिटेशन क्रिएट करते हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए जेट्रेक टेक्निक यूज़ की जाती है, जिससे क्या हो, मेडिसिन भी सही तरीके से जाए और इरिटेशन भी कम हो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, डी, यूज जेट्रेक टेक्निक। नेक्स्ट इज द एब्रिविएशन फॉर माइक्रो ड्रॉप इज। माइक्रो ड्रॉप के लिए जो एब्रिविएशन यूज किया जाता है वो है MUGTT। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, you are ready to take client's oral temperature. You ask this client how long it has been drinking hot tea, coffee or cold or smoking. The client admits having just drunk a cup of hot coffee. You will wait how long before taking the temperature. तो सिंपल क्वेश्चन है, यदि किसी क्लाइंट ने चाय, कॉफ़ी या स्मोकिंग की है तो आप कितने टाइम तक वेट करेंगे ओरल रूट से टेम्परेचर को चेक करने के लिए। ऑप्शन है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या फिर 30 मिनट। तो जो मोस्टली जो टाइम हम वेट करेंगे वो होगा 10 to 15 मिनट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज इन डेली प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग इन। तो डेली प्रैक्टिस के लिए नर्स क्रिटिकल थिंकिंग किस काम में यूज करेगी। सेटिंग प्रायोरिटी फॉर द डे, एवरी डिसीजन दैट मेड, कॉल द फार्मेसी टू ऑब्टेन मेडिकेशन, चेकिंग सप्लाई इन क्लाइंट रूम। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होगी क्लाइंट रूम में सभी चीज़ों को चेक करने की। Next is Mr. Amit is on fluid replacement therapy. Which of the following assessment finding by the nurse indicate adequate tissue perfusion to vital organ? तो यहाँ पर मिस्टर अमित हैं जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी उनको दी जा रही है। टिश्यू परफ्यूजन के लिए आप है जो क्या सबसे पहले चेक करेंगे। ऑप्शन में ब्लड प्रेशर रीडिंग फ्रॉम 15/30 to 18/50, सेंट्रल वीनस प्रेशर रीड 2 सेंटीमीटर H2O, पल्स रेट ऑफ 120 एंड देन 110 पर मिनट, यूरिनरी आउटपुट इज 30 ml पर 1 आवर। तो टिश्यू परफ्यूजन के लिए आप जो सबसे पहले चेक करेंगे वो होगा सेंट्रल वीनस प्रेशर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, ए मेडिकेशन जो ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 3 लीटर ऑफ 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन विल प्रोवाइड। 3 लीटर 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन है, उससे कितनी कैलोरी मिलेगी। सॉरी, ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, बट जो बेसिक क्वेश्चन है मेडिकेशन का, आप लोग इसका आंसर जरूर बताना कि 5% डेक्सट्रोज जो 3 लीटर अमाउंट में है कितनी कैलोरी प्रोवाइड कराएगा।
नेक्स्ट इज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन स्टिमुलेटेड बाय। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट किससे होगा? ऑक्सीजन से। नेक्स्ट इज फैट प्रेजेंट इन स्टूल इज टर्म एज। तो स्टूल में यदि फैट प्रेजेंट है तो कौन सा टर्म यूज किया जाएगा? तो होगा स्टेटोरिया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की विच नीड इज कंसीडर्ड एट लास्ट। मास्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग लास्ट में कौन सी नीड आएगी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर स्टीम नीड। तो बेसिक नीड्स में फिजिकल नीड्स आती हैं, देन आता है जो लव एंड बिलोंगिंगनेस है, सेफ्टी सिक्योरिटी, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो टॉप लेवल पर जो नीड होती है लास्ट में वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। इनमें से विटामिन B12 का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है? ऑप्शन में है मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट, ग्रेन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड मशरूम। तो विटामिन B12 का सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज विच अमंग फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड। तो एक ही बार में जो इमरजेंसी में मेडिकेशन दी जाती है वो किस तरीके का ऑर्डर कहलाता है? वो कहलाता है स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 द नर्स करेक्टली डॉक्यूमेंट्स मॉइस्ट लो पिच्ड गर्गलिंग ब्रीथ साउंड एज। तो नर्स से क्या कर रही है? फाइंडिंग की है उसने कि जो मॉइस्ट लो पिच्ड गर्गलिंग ब्रीथ साउंड है किसमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन है सोनोरस व्हीज, कोर्स क्रैकल्स, सिबिलेंट व्हीज या फिर प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो ये देखने को मिलेगा सोनोरस व्हीजिंग साउंड में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू रिपोर्ट व्हेन ऑब्टेनिंग अ हिस्ट्री फ्रॉम अ क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर अ कोरोनरी एंजियोग्राम। किसी पेशेंट का कोरोनरी एंजियोग्राम परफॉर्म होना है तो उसके लिए आप हिस्ट्री में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक हार्ट डिसीज, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी ऑफ सेल्फिश, रिसेंट डायग्नोसिस ऑफ हाइपरलिपिडेमिया या फिर अ प्रीवियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी टू द राइट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी एंजियोग्राम के लिए आप सबसे पहले उसके लिए हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन को चेक करेंगे। तो आंसर क्या होगा? सी। तो गाइस ये था पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।